यहाँ जो हमने आपको पढ़ाया था, आपको जलमंडल पढ़ा रहे थे टॉपिक, और जलमंडल में ही अगला टॉपिक है। इसी में जलमंडल में देखना जरा, क्योंकि हमने आपसे कहा था 2-3 पॉइंट आपको इस जलमंडल में बताएंगे। पहला जो टॉपिक था वो हम आपको कंप्लीट करा चुके थे, और जो पहला टॉपिक था वह आपका था महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराओं के ये जलमंडल के अंतर्गत पहला टॉपिक महासागरीय जलधाराएं। सारी महासागरीय जलधाराओं के बारे में हम लगभग आपको बता दिए हैं। अब इसी में दूसरा टॉपिक आता है, उसको और देखते हैं, और वो टॉपिक क्या कहता है सुनो। इसी में आता है दूसरा टॉपिक, आता है महासागरीय उच्चावच। ये महासागरीय उच्चावच का मतलब क्या है, क्या होते हैं महासागरीय उच्चावच, समझाते हैं महासागरीय उच्चावच क्या है। समुद्र यानी कि महासागर के अंदर विभिन्न प्रकार की ऊंची नीची जो संरचनाएं पाई जाती हैं, देखा होगा जैसे पृथ्वी है, स्थल है, स्थल पर आपने देखा होगा कहीं पर आपका जो पर्वत है वो अधिक ऊंचा है, कहीं पर पर्वत क्या है आपका कुछ नीचा है, तो कहीं पर पठार का निर्माण हो गया, कहीं पर आपका पर्वत का निर्माण हो गया, कहीं पर्वत श्रृंखलाएं बन गई, कहीं पर आपकी घाटी बन गई। ध्यान करा होगा आपने कि कोई घाटी है, फूलों की घाटी है, या आपकी जो आपकी चाहे केरल की घाटी हो या आपके उत्तराखंड की घाटी हो, तो विभिन्न प्रकार की, चाहे फूलों की घाटी हो, चाहे साइलेंट शांत वैली हो, शांत घाटी हो, तो इस प्रकार की घाटियाँ कहाँ पर निर्मित हुई हैं? ये सारी की सारी घाटियाँ आपके समुद्र पृथ्वी तल पर निर्मित हुई हैं। पृथ्वी तल मतलब जिन पृथ्वी तल की बात की जाए तो महाद्वीप, यानी कि ये कहाँ निर्मित हुई हैं? महाद्वीप, जिनको हमने क्या कह दिया, ये महाद्वीप की स्थल आकृतियाँ हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर उत्पन्न हुई हैं। लेकिन इसी प्रकार की ठीक क्या आपका जो समुद्र है, जैसे कि यदि ये महाद्वीप है, सपोज दैट ये आपका भारत है, और इस भारत के ये आपका महासागर है, समझना जरा सर, ये महासागर है, तो जब भारत के इस स्थल खंड पर, इस महाद्वीप पर, ये कौन सा महाद्वीप है आपका? एशिया महाद्वीप है। तो इस एशिया महाद्वीप पर जब विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखियों के विस्फोट पृथ्वी तल के आंतरिक चट्टानों में होने वाले आपके उनकी आपसी टक्कर के कारण, एक प्रकार से देखा जाए आपसी टक्कर के कारण विभिन्न प्रकार की घाटियां निर्मित हुई, विभिन्न प्रकार के आपके पर्वतों का निर्माण हुआ। किसके कारण? पृथ्वी पर चाहे ज्वालामुखी की घटना संपन्न हुई हो, या भूकंप आया हो, या किसी भी प्रकार का ज्वालामुखी का उद्गार हुआ हो, उसके कारण पृथ्वी स्थल पर कई प्रकार के आपको पर्वत श्रृंखलाएं, घाटी या विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको क्या देखने को मिली। ठीक उसी प्रकार से क्या समुद्र का निचला जो तल है, जो समुद्र की जो तली है, जहाँ पर आप समुद्र का तल होता है, वह भी तो स्थल है, बस वह इस महाद्वीप स्थलों से क्या है, नीचा है, कुछ हजार फीट नीचा है। तो क्या उस धरातल पर भी विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखी की क्रियाएं चलती हैं? तो बिल्कुल, जब महासागर के धरातल पर हम पहुंचते हैं, ये सपोज दैट महासागर है, इसके धरातल पर हम पहुंचते हैं, तो यहाँ भी विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखी की क्रियाएं चलेंगी, विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी कारण पर्वतों का निर्माण होगा, विभिन्न प्रकार के आपके जो ज्वालामुखी निर्मित होंगे उनसे विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण होगा, विभिन्न प्रकार के पठार बनेंगे। तो पूछा जाता है कि जो आपके ज्वालामुखी निर्मित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वो कहा गया है कि जो महासागर के अंतर्गत जो ज्वालामुखी के कारण जो पर्वतों का निर्माण होता है उनको क्या कहा जाता है? जैसे कि आप कह सकते हैं कि ढाल, विभिन्न प्रकार की ढाल भी पाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के पर्वत भी पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि समुद्र तल का निचला जो भाग है वह भी तो स्थल है, पानी उसके ऊपर भरा हुआ है, तो ये जो स्थल है ये भी तो स्थल है, और इस स्थल के ऊपर ही क्या भरा पड़ा है? पानी भरा पड़ा है। तो उस स्थलीय भाग में वही पृथ्वी है, और पृथ्वी की क्या पाई गई है? चट्टानें। तो वहाँ पर भी चट्टानों का क्या होगा? आपसी टक्कर होगी, और उनके कारण वहाँ भी ज्वालामुखियों का निर्माण होगा। तो एक प्रकार से आपको कहें, ये महासागरीय उच्चावाच का मतलब है महासागर की तली में विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं, विभिन्न प्रकार के पर्वत, विभिन्न प्रकार की घाटी, विभिन्न प्रकार की जो घाटी का जो पृथ्वी स्थल पर जिसको हम घाटी कहते हैं, महासागर में उसको गर्त कहा जाता है, जिसको मैरियाना गर्त, सबसे गहरा गर्त आपसे पूछा जाता है। तो जिसको हम घाटी कहते हैं पृथ्वी स्थल पर, महासागर में उसको हम क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो आपका पृथ्वी या स्थल खंड पर जो पहाड़ या पर्वत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय निगम तट बोलते हैं, किसी को महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं, किसी को नितल मैदान बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं? महासागरीय गर्त बोलते हैं। तो जिसको घाटी को पृथ्वी स्थल, लेकिन वहाँ पर महासागरीय क्या बोलेंगे? गर्त बोलेंगे। उसी प्रकार से जैसे पृथ्वी के स्थल को हमने कई भागों में बांटा था, पर्वत श्रृंखलाएं, घाटी, आपके पठार, दर्रे, ये सब किसके अंतर्गत हैं? ये पृथ्वी के स्थल के ऊपर है, जो मतलब जिसको हम कहें पृथ्वी तो संपूर्ण है, पृथ्वी ना कह के हम यदि इसको कहें तो और अच्छा रहेगा,
स्थलखंड के ऊपर जो महाद्वीप बसे हैं, उन महाद्वीपों पर जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं उनको अलग पढ़ते हैं। पर्वत, पहाड़, पठार, घाटी, उनको हम इस रूप में पढ़ते हैं। लेकिन महासागर के अंदर हम उनको किस नाम से पढ़ेंगे? तो महासागर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां पाई जाती हैं ज्वालामुखी के कारण, उनको क्या कहा जाता है? महासागरीय उच्चावच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासागरीय उच्चावच। ये महासागरीय उच्चावच कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला क्या है? महाद्वीपीय निगम्य तट। दूसरा क्या है? महाद्वीपीय ढाल। तीसरा क्या है? नितल मैदान। चौथा क्या है आपका? महासागरीय गर्त। एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट उठाते हैं। कौन आपका महाद्वीपीय निगम तट है, कौन महाद्वीपीय ढाल है, कौन नितल मैदान है, कौन आपका महासागरीय गर्त है। एक लाइन में पहले तो हम डायरेक्ट समझ लेते हैं, और एक लाइन में जो आपको डायरेक्ट हम समझा रहे हैं कि डायग्राम के माध्यम से। सपोज दैट हमने मान लिया कि इस प्रकार से आपका क्या है ये, ठीक है, कोई एक चित्र डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ पर ये स्थल है, मान लिया कि ये आपकी भूमि किसकी है? ये भारत की ही भूमि है। ये हमने मान लिया ये भारत की ही भूमि है, और इस प्रकार से भारत की भूमि है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा समुद्र स्टार्ट हुआ है, इसी भाग से समुद्र स्टार्ट हुआ है, और ये लगभग समुद्र स्टार्ट हुआ है तो यहाँ तक इस प्रकार से जाएगा ये समुद्री भाग। तो कुछ हिस्सा, जो ध्यान रखना, कुछ हिस्सा ये इस प्रकार से चला है। ये समुद्र के अंदर जैसे एकदम से देखा होगा आप नदी में उतरना स्टार्ट करते हो तो एकदम से किनारों पर गहराई नहीं मिलती। नदी के शुरुआती भाग में आपको क्या मिलता है? कुछ तट किनारा मिलेगा। किनारे के बाद फिर धीरे धीरे नदी के अंदर प्रवेश करते जाओगे तो कहीं कहीं पर बहुत अधिक गहरा होगा नदी, कहीं कहीं पर नदी कुछ उथली होगी, क्यों, कहीं कहीं पर आपके पत्थर निकले हुए होंगे। तो उसी प्रकार से समुद्र में भी इसी प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। समुद्र के तटीय भाग पर जो आपका ढाल है वह कम ढाल पाया जाता है, वहाँ पर अधिक गहरा नहीं होता। लेकिन जब समुद्र और अंदर आप आगे बढ़ते जाते हो तो समुद्र में गहराई आपकी क्या है? बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो समुद्र है या सागर है, जो महासागर है, इन महासागरों में क्या है? शुरुआत में जो आपका है यहाँ पर जो आपका है ये आपका क्या है? कुछ ही ढाल के रूप में कुछ स्थान पाया जाएगा। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो ये ढाल थोड़ा और बढ़ जाएगा। यदि हम कहें और यदि आगे बढ़ें तो ये इस प्रकार से पूरा ढाल आपका क्या है? इस प्रकार से बन जाता है। ये किसकी संरचना दिखा रहा है? ये आपकी पूरी की पूरी महासागर की। ये मान लो कि ये जल भरा हुआ है तो आपको क्लियर लगने लगेगा कि ये ये महासागर है। ये क्या है? महासागर। इस प्रकार की संरचना जो है आपकी महासागर के अंदर पाई जाती है, इस प्रकार से। और इसी में आप देखोगे तो ये संरचना अंदर तक गई। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कहीं ज्वालामुखी का उद्गार हुआ हो, और ज्वालामुखी के उद्गार के कारण यहाँ पर इस प्रकार से कोई ज्वालामुखी क्या उत्पन्न हो गया हो, कोई ज्वालामुखी इसके अंदर उत्पन्न हो गया हो। तो ज्वालामुखी भी यहाँ पर क्या कर दिया हमने? उत्पन्न कर दिया। क्यों? यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक प्लेट, ये क्या है? ये पृथ्वी की आंतरिक प्लेट ही तो है, और पृथ्वी की आंतरिक प्लेट है तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया? यहाँ पर भी ज्वालामुखी उत्पन्न हो गया। तो ये आपका महासागर के अंदर भी ज्वालामुखी की संरचनाएं जो हैं वह पाई जाती हैं। अब यदि कोई कहे यहाँ पर देखते चलना, ये जो भाग है इसके बाद ये तो ज्वालामुखी हो गया, विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखी पाए जाते हैं। हो सकता यहीं पर ये तो ज्वालामुखी है, हो सकता कुछ भाग थोड़ा नीचे की ओर चला जाए। तो जो नीचे की ओर जाएगा, जो इस स्थल से और थोड़ा नीचे की ओर जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा? गर्त बन जाएगा। जो ऊपर उठ जाएगा इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम क्या कह देंगे? आपका पर्वत कह देंगे। यानी कि जो आपका ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो पर्वत का निर्माण हुआ है उसको हम क्या कह देंगे? एक प्रकार के इसको पर्वत ना कह के, चूंकि पृथ्वी स्थल पर रहता है तो पर्वत, जब ये समुद्र के अंदर रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं या टापू कहते हैं। ध्यान करो, जब समुद्र के अंदर, जैसे देखा हो आपने अंडमान निकोबार, तो क्या हुआ? समुद्र के अंदर कोई टापू है जो ऊपरी भाग पर उठाया, और ऊपरी भाग पर उठाया तो इतना ऊपर उठाया कि वह समुद्र से ऊपर उठाया, उस पर जीवन यापन होने लगा। लेकिन कुछ भाग ऐसे होते हैं जो समुद्र के अंदर निचले ही सतह पर बने हुए हैं, वो इतनी ऊपर तक उभार लेकर नहीं आ पाए, तो उनको भी क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय, आपका महासागरीय द्वीप कहा जाता है। उनको महासागरीय गर्त कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, तो थोड़ा देखते हैं कि ये अभी ये एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा रहे हैं, लेकिन अभी केवल एक डायग्राम के तौर पर आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ किस आकृति को हम महासागरीय उच्चावाच के अंतर्गत क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। बहुत तेज भाग रहे हम, ठीक है? वैसे ठीक है। अब इसके बाद यदि कोई कहे तो फिर समझना, ये जो है आपका शुरुआती भाग, कुछ किलोमीटर तक का जो भाग है, ये क्या कहलाता है? आपका एक प्रकार से ये तट है, और ये तट है तो आपका महासागर का तट है, लेकिन ये महाद्वीप से लगा हुआ है, इसलिए इसको महाद्वीपीय, ध्यान रखना, निगम्य तट या आपका मग्न तट बोला जाता है। तो याद रखना कौन सा तट?
निमग्न तट बोला जाता है। ये शुरुआत का कुछ हिस्सा यहाँ तक हम मान लेते हैं तो ये क्या माना जाता है, महाद्वीपीय निमग्न तट कहा जाता है। यदि कोई कहे इसके बाद ये देखो ये ढाल स्टार्ट हुई है तो ये जो आपका जो भाग माना जाता है यहाँ से ढाल, तो ये महाद्वीपीय क्या जाना जाता है, ये महाद्वीपीय ढाल के नाम से जाना जाता है। महाद्वीपीय जिसको आप क्या कह रहे हैं, महासागरीय, जिसको महासागरीय उच्चावच के अंतर्गत पहला आता है महाद्वीपीय निगम तट, जो आपका शुरुआती जो स्थल खंड से कुछ किलोमीटर तक का महासागर के अंदर जुड़ा हुआ भाग महाद्वीपीय निमग्न तट कहलाता है। जबकि उसके महाद्वीपीय निमग्न तट के बाद जो भाग प्रारंभ होता है वह महाद्वीपीय ढाल के नाम से जाना जाता है। नितल मैदान अभी आता है। नितल मैदान किसे कहते हैं, नितल मैदान का मतलब है जब यही ज्वालामुखी जो है आपका, नितल मैदान का मतलब क्या है, यहाँ हम समझ लेते हैं नितल मैदान। देखना जरा, ये एकदम ढाल ऐसे हो गया और कुछ जगह पर ये इस प्रकार सा भी पाया जाएगा नितल मैदान, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ज्वालामुखी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई उद्गार नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ढाल नहीं है। महासागरीय अंत भूमि, महासागर का तल जिसको आप क्या कहते हैं, उसको ही हम नितल मैदान के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, नितल मैदान का मतलब क्या, महासागरीय तल, जो महासागर का जो तल होगा उसको ही हम किसके नाम से जानेंगे, नितल मैदान के नाम से जानेंगे। अब आता है महासागरीय गर्त। तो महासागरीय गर्त तो आप जानते ही हो, अभी और डिटेल में हम आपको महासागरीय गर्त के बारे में समझाएंगे। यहाँ तक इतनी बातें तो क्लियर रही होंगी कि अब हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले महाद्वीपीय निगम्न तट पढ़ते हैं, इसकी क्या विशेषता है वो आपको याद रखनी है। फिर महाद्वीपीय ढाल पढ़ते हैं, उसकी क्या विशेषता है वो आपको याद रखनी है। इसके बाद जो आपका ये नितल मैदान है, इस नितल मैदान को आपको पढ़ाते हैं। फिर द्वीप के बारे में पढ़ाएंगे। एक ऐसा द्वीप है जो जाना जाता है कि जिसमें एक ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं। जब दो ज्वालामुखी एक साथ उद्गार होकर एक बड़ा रूप ले लें तो उसको किस नाम से जानते हैं। कब द्वीप बनेगा और कब वो आपका क्या रहता है, पर्वत रहता है। इसके बाद आपका गर्त है, गर्त के बारे में चर्चा कर ले तो इन पॉइंटों को क्लियर कर लेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताओ, बताइए ज़रा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए ज़रा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है सर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इसी में थोड़ा सा समझ लेते हैं एक एक करके। महाद्वीपीय निगम्न तट को पहले समझ लेना है और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो महाद्वीपीय निगम्न तट, ये चित्र बना रहने देते हैं, इसको ही यूज कर लेंगे। इस यहाँ तक के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, अभी इतनी सी ज़रूरत पड़ेगी बस, ठीक है। चलिए सुनो, इन्होंने क्या कहा, ये जो महाद्वीपीय निगम्न तट होते हैं, इन महाद्वीपीय निगम्न तट की बात की जाए तो महाद्वीपीय निगम्न तट, ये हमने मान लिया कि ये भारत है और ये भारत का जो किनारा है, यहाँ से जो महासागर का जो तट है वो स्टार्ट हुआ है। तो कहा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है कि महाद्वीपीय निगम्न तट किसे कहते हैं, महाद्वीप का वह भाग, महाद्वीप का वह भाग जो आपका महासागर में, कुछ महासागर में जल में डूबा हुआ होता है, वही क्या कहलाता है, महासागरीय निमग्न तट कहलाता है। फिर समझना, ये किसका भाग है, ये जुड़ा हुआ आप कहें तो कैसे महाद्वीप का ये भाग है। जैसे नदी पर आप जाते हैं तो नदी पर जब आप जाते हो तो नदी के तट बोला जाता है। नदी का तट मतलब भूमि का स्थल खंड ही तो तट कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप महासागर पर पहुंचते हो तो महासागर के जो बाहरी भाग, जैसे कि आपकी यहाँ से विभिन्न प्रकार की नदियाँ आ रही, सपोज दैट आपकी जो यहाँ से आ रही है ये कावेरी नदी आ रही, ये ऊपर गोदावरी नदी आ रही, ठीक है, यहाँ से आपकी महानदी आ रही, और ये नदियाँ लेके क्या आ रही हैं, पानी लेके आ रही हैं। अपने साथ बड़ी मात्रा में मलबा लेके भी आती हैं, और बड़ी मात्रा में जब मलबा लेके आएंगी तो वह कहाँ इकट्ठा करेंगी, वह आपके इसी किनारे पर, जो आपका महाद्वीप है उसी स्थल के किनारे पर मलबे को क्या कर देंगी, ढेर लगाती हुई जाएंगी और पानी को कहाँ फेंकती हुई जाएंगी, समुद्र में फेंकती हुई जाएंगी। तो ये जो भाग रहेगा यहाँ इस स्थान पर बहुत सारी नदियों के द्वारा लाया गया कंक्रीट, मलबा, विभिन्न प्रकार की चीज़ें क्या होती जाती हैं, जमा होती जाती हैं, जिनको एक प्रकार से क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। नदियों के द्वारा लाया गया क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। और चाहे वो यहाँ हो सर, चाहे यहाँ गुजरात का जो भाग होता है, चाहे इसकी बात की जाए, ध्यान रखना इस गुजरात की, तो यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की, चाहे महाराष्ट्र हो, विभिन्न प्रकार की नदियों के द्वारा लाया गया क्या बनता है, महाद्वीपीय निमग्न तट बनता है।
जहाँ पर नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अब यही अवसाद इकट्ठा होता रहता है, यही क्या बन जाता है, तट का काम करने लगता है। तो जहाँ जहाँ तक नदियोों के द्वारा महासागर में गिरने से पहले अपने अवसाद को जमा करती जाती हैं, वही भाग क्या कहलाता है, आपका महाद्वीपीय निमग्न तट कहलाता है। और ये स्थल खंड के वे भाग होते हैं जो महासागर में जल में डूबे हुए होते हैं। यहाँ पर यदि कोई कहे तो अवसाद का मतलब है, अवसाद जब इकट्ठा होंगे, अवसाद एक बार इकट्ठा हुआ, फिर इसके ऊपर दूसरा अवसाद इकट्ठा हो गया, फिर अगली वर्ष तीसरा अवसाद इकट्ठा हो गया, कुछ समय बाद यही अवसाद सड़ गल के क्या बनते हैं, आपके पेट्रोलियम का काम बंद करते हैं। मतलब कि जो पेट्रोलियम, जहाँ जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाएगा, जहाँ जहाँ से जीवाश्म ईंधन निकाला जाएगा, वो सारे के सारे भाग कहाँ होते हैं, तो महाराष्ट्र के आसपास, आपके यहाँ के आसपास लगभग जितने के जितने जो आपके तेल के जो आपके पेट्रोलियम के जितने केंद्र होंगे, वो सब के सब कहाँ होंगे, जीवाश्म या पेट्रोलियम के जो केंद्र होंगे वो या तो महाराष्ट्र के इस तट के आसपास यानी तटीय भागों में पाए जाएंगे, या इस पूर्वी या इस पश्चिमी तट के आसपास पाए जाएंगे। आपको हमने पढ़ाया भी था महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई, जो आपका सबसे ज़्यादा क्या है, उत्पादन के क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पर आता है। तो बॉम्बे हाई क्या है, बॉम्बे हाई पर बड़ी मात्रा में जो है वह अवसाद जमा होता है, और जब अवसाद जमा होता है तो वही कुछ समय बाद सड़ करके किसका काम करता है, जीवाश्म बन जाता, और उसी जीवाश्म से किसका निर्माण करते हैं, हम पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यही वो भाग है। तो पूछा जाता है महाद्वीपीय निगम तट से किसकी प्राप्ति होती है, अवसाद की। अब ऐसा भी नहीं है सर, ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा अवसाद क्या हो, यहीं पर इकट्ठा हो। आप भी जानते हो नदियाँ आएंगी, अवसाद इकट्ठा हुआ, कुछ अवसाद इकट्ठा हो गया, कुछ अवसाद आगे की ओर बह गया, फिर अगली वर्ष फिर नदियाँ आई, कुछ अवसाद इकट्ठा हो गया, कुछ अवसाद आगे की ओर बढ़ गया। तो ऐसा भी नहीं होगा कि सारा का सारा अवसाद केवल यही महाद्वीपीय निगम तट पर स्थिर होगा। आगे यही अवसाद जब इस पॉइंट पर पहुंचता है जहां पर ये ढाल होती है, तो ये ढाल से होता हुआ जो समुद्र का नितल भाग है, इस नितल मैदान पर भी क्या पहुंचता है, अवसाद इकट्ठा होना प्रारंभ होता है। ध्यान रखना, अवसाद जो इकट्ठा होना प्रारंभ होता है, वो इकट्ठा होना कहाँ प्रारंभ होता है, इस नितल मैदान पर। अब देखते चलना, जब देखते होगी कि बड़े बड़े पानी के जहाज, बड़े बड़े आपके वायुयान क्रैश हो जाते हैं, या आपके यान किसी दुर्घटनाग्रस्त शिकार हो जाते हैं, यदि वह महाद्वीपीय निगम तट पर पाए जाते हैं तो बड़े आराम से महाद्वीपीय निगम तट वाले भाग में आप इनको क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक कि ढाल वाले भाग पर भी यदि ये आपके कचड़े की अवस्था में आपको मिले तो गोताखोरों के माध्यम से इनको बड़े आराम से ढूंढ निकाल लिया जाता है। लेकिन यदि नितल वाले भागों पर या गर्त वाले भागों पर अवसाद चले गए, अवसाद का मतलब क्या है, यही अवसाद इकट्ठा होके कुछ अवसाद ढाल पर रहेगा, लेकिन जैसे ही ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, यहाँ ढाल तक तो इकट्ठा रहेगा क्योंकि थोड़ा सा ढाल होता है, जमा रहेगा, लेकिन थोड़े नीचे, ढाल से थोड़े नीचे पहुंचने पर ये सीधा अवसाद कहाँ पहुंच जाता है, नितल मैदान पर पहुंच जाता, और नितल मैदान पर यह क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता। और इकट्ठा होके यही अवसाद इकट्ठा हो के आप जानते हो कि अवसाद ही इकट्ठा हो के क्या बन सकता है, टापू बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो ये भी किसका रीजन रहता है, आपका महासागरीय उच्चावाच का रीजन रहता है। यहाँ पर ये याद रखना कि यदि ढाल या निमग्न तट वाले भाग पर कोई वायुयान गिर जाता है, या कोई जहाज आपका क्रैश हो जाता है, या कोई भी जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसके मिलने की संभावना अधिक होती है। लेकिन यदि नितल मैदान के भाग में चला जाए तो उसके ढूंढने की, उसके मिलने की संभावना ना के बराबर यानी कि बहुत कम हो जाती है। बात समझ में आई। अब जरा आगे पढ़ते हैं। तो हमने पहला पॉइंट क्या बताया, महाद्वीपीय निगम तट। महाद्वीपीय निगम तट में आपको याद रखना है कि वह भाग जो आपका किस में डूबा हुआ होता है, जल में डूबा हुआ होता है। तो जल में डूबा हुआ भाग, ध्यान रखना, किसका जल में डूबा हुआ भाग, महाद्वीपों का। किसका, महाद्वीपों का। तो महाद्वीपों का जल में वह भाग जो जल में डूबा हुआ होता है, उसको ही क्या कहते हैं हम, उसको ही महाद्वीपीय निमग्न तट कहते हैं। इसकी यदि ढाल कहें कोई कि कितनी ढाल होती है, तो ढाल ये डिग्री में दी गई है, 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री एंगल तक। ये कोण है 1 अंश से लेकर 3 अंश तक, मतलब जो झुकाव होगा वो कितना होगा, 1 अंश से लेकर 3 अंश तक। अब 1 अंश आप जानते हो, जैसे कि ये स्थल है,
और ये स्थल है, तो एक अंश कितने के बराबर होगा? आप चांदा रखोगे एक अंश मुश्किल से इतना रहेगा, इतना, समझ रहे हैं ना आप? एक अंश 0 के बाद एक अंश लगभग इतना आएगा, तो एक अंश में क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। तो 1 से लेके 3 अंश तक इसका क्या होता है? स्लोप होता है, इसका ढाल 1 से लेके 3 अंश तक होता है, मतलब बहुत ही कम ढाल पाई जाती है। अब यदि कोई कहे कि इसकी गहराई कितनी होती है, तो यदि कोई कहे गहराई, तो गहराई के लिए याद रखना 100 फैदम। गहराई कितनी होती है? 100 फैदम। समुद्र की जो मापने की इकाई होती है गहराई, वो किस में मापते हैं हम? फैदम में। और यदि कोई कहे कि फैदम किसके बराबर होता है, तो 1 फैदम लगभग 6 फीट के क्या होता है? आपका बराबर होता है। यानी कि जो फैदम रहेगा वो 1 फैदम किसके बराबर रहता है? तो 1 फैदम आपका 6 फीट के क्या होता है? आपका बराबर रहता है। 1 फैदम 6 फीट के बराबर। यदि कोई कहे इनकी निम्न तट की औसत चौड़ाई, यदि कोई कहे इनकी औसत चौड़ाई, तो हम कहें कि औसत चौड़ाई लगभग एवरेज चौड़ाई कितनी होती है, तो हम चौड़ाई के बारे में चर्चा करेंगे। जो चौड़ाई होगी वो 70 किलोमीटर तक ये क्या रहेंगे? भूभाग फैले हुए रहेंगे। यानी 70 किलोमीटर तक यह जो भूभाग रहते हैं वो आपके क्या रहते हैं? फैले हुए होते हैं। अब यदि कोई कहे, थोड़ा सा और पॉइंट आपको समझा देते हैं इसी में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं महाद्वीपीय निम्न तट में। अब ये पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा और उसमें और समझ लेते हैं, ज़रा समझते चलना। सुनिए ज़रा, हमने दूसरा पॉइंट बताया अवसाद, तो थोड़ा अवसाद के बारे में समझ लेते हैं। यदि कोई कहे विश्व के सर्वाधिक अवसाद के जो केंद्र हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो निमग्न तट पर ही पाए जाते हैं। और पूरी दुनिया भर के या विश्व भर के अवसाद के जो क्षेत्र हैं उनमें कितना % यहाँ पर मिलता है, तो ध्यान रखना पूरा विश्व का लगभग 1/4, कितना? 1/4 कहाँ मिलता है? इसी निमग्न तट पर पाया जाता है। जो अवसाद या पेट्रोलियम के भंडार मिलेंगे, वो अवसाद या पेट्रोलियम के भंडार कहाँ पाए जाएंगे, तो 1/4 वो आपके कहाँ पाए जाएंगे? इसी निमग्न तट पर पाए जाएंगे। 1/4 कहाँ पाए जाएंगे? निमग्न तट पर पाए जाएंगे, महाद्वीपीय निगम्न तट पर। अब यदि कोई कहे पूरे महाद्वीपीय निगम्न तट का जो क्षेत्र होता है वह कितना होता है, तो महाद्वीपीय निगम्न तट का भाग पूरा का पूरा जो महाद्वीप है, उस महाद्वीप का लगभग 8.6% ही होता है, अधिक नहीं होता है। कितना होता है? लगभग 8.6% के आसपास ये भाग कहलाता है। किसका? ये पूरे के पूरा जो जितना पृथ्वी स्थल, जितना भी महासागर इस पृथ्वी पर फैला हुआ है, तो इस महासागर का ध्यान रखना, इस महासागर का 8.6% ही किस में आता है? महाद्वीपीय निगम्न तट में आता है। मतलब कि यदि ये पूरा 100% महासागर है, तो इसका केवल ये 8.6% किसके अंतर्गत आएगा? महाद्वीपीय निमग्न तट के अंतर्गत आएगा। बात समझ गए? फिर जरा समझना, 2-3 पॉइंट और समझाते हैं इसी में, 2-3 पॉइंट और जरा समझना। यहाँ पर 2-3 पॉइंट और समझना। एक पॉइंट और, हमने आपको 3 चीज़ें पढ़ाई थी, ध्यान करो। जब हम आपको पढ़ा रहे थे क्या, महासागरीय जलधाराएं, तो इसमें न्यू फाउंडलैंड का नाम आया था कि नहीं? ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप क्या है? ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप क्या है? मछली पकड़ने का एक स्थान है, मछली यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती। दूसरा हमने जापान का उत्तरी तट बताया था कल ही, और तीसरा स्थान बताया था डॉगर बैंक। तो याद रखना, इन तीनों को यदि हमने कहा था तो हम कह रहे थे आपसे कि इनको क्या कहा जाता है? जॉर्जिस बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जॉर्जिस बैंक। और जॉर्जिस बैंक का मतलब क्या है? यह वह स्थान है, या इसको ग्रांड बैंक बोलते हैं, वह स्थान है जहाँ पर मत्स्य उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो यदि कोई कहे कि निमग्न तट के उभरे हुए हिस्से पर क्या किया जाता है, तो मछली उत्पादन किया जाता है। यानी मत्स्य उत्पादन के जो जितने के जितने केंद्र हैं, चाहे वो न्यू फाउंडलैंड हो, चाहे जापान का उत्तरी तट हो, चाहे डॉगर बैंक का तट हो, ये कहाँ पर बसे हुए हैं? ये महासागर के, ध्यान रखना, किस पर? महाद्वीपीय निमग्न तट पर क्या हुए हैं? ये बसे हुए हैं। जो महासागरीय निमग्न तट है उसी पर ये सारे के सारे जो आपके मत्स्य केंद्र हैं, ये क्या हैं? बसे हुए हैं। वहीं पर ये सारे के सारे मत्स्य केंद्र स्थापित हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आई? दूसरा हमने ये आपको समझा ही दिया कि जो पेट्रोलियम होगा, अवसाद होगा, तो अवसाद है मतलब कि यहाँ पर या तो अवसाद कहें या
नदियों के द्वारा लाया गया निक्षेप जब जमा होता है, निक्षेप मतलब बचा कुचा जो भी रॉ मटेरियल है वो जब जमा होता है तो इस निक्षेप के कारण ही क्या उत्पन्न होता है आपका जीवाश्म, और जीवाश्म से ही किसकी उत्पत्ति होती है आपके पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम के हमने आपको बता दिया कि विश्व का लगभग 1/4 जो आपका पेट्रोलियम के भंडार के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आपका यही महाद्वीपीय निमग्न तट पेट्रोलियम के क्षेत्र के लिए क्या है आपका प्रसिद्ध है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। महाद्वीपीय निमग्न तट भी समझ में आ गया होगा। हाँ, कहीं कहीं कभी कभार इसको महाद्वीपीय निगम्न की जगह मग्न तट भी कहा जाता है, तो मग्न तट लिखा हो परेशान नहीं होना, वो एक ही बात है, चाहे निगम्न तट हो चाहे मग्न तट हो। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले ये बताओ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, महाद्वीपीय ढाल पर बढ़ते हैं और महाद्वीपीय ढाल को आपको समझाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। चलिए सर आगे समझते हैं। पूरे महासागर का 8.6% महाद्वीपीय निमग्न तट पाया जाता है। पूरे महासागर का, जो महासागर पृथ्वी स्थल पर फैले हुए हैं, उसका 8.6% महाद्वीपीय निगम्न तट के रूप में पाया जाता है। जैसे कि 70% भाग पर पृथ्वी के जल है, बाकी का जो हिस्सा बच जाता है उस पर स्थल है, उसी प्रकार से महासागर में महाद्वीपीय जो निगम्न तट है वो पूरे महासागर का 8.6% बचता है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है महाद्वीपीय ढाल, तो थोड़ा सा महाद्वीपीय इसका दूसरा पॉइंट समझते हैं कि महाद्वीपीय ढाल किसे कहते हैं। सुनिए, इसके बाद आता है आपका महाद्वीपीय ढाल। ये ढाल क्या है महाद्वीपीय, इसको और समझ लेते हैं। सुनो, यदि कोई कहे महाद्वीपीय ढाल, जैसे कि जो डिजाइन, जो चित्र आपको बनाया था इस प्रकार से समझना, जरा समझो, यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि हम कहें तो यहाँ पर यहाँ से ये चल रहा था आपका वही, और यहाँ से लगभग ढाल स्टार्ट होता है, ये ढाल है और यहाँ तक ही तो ढाल रहा, तो ये हम किसको कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। इसको क्या कहते हैं, महाद्वीपीय ढाल, यानी कि ये रहेगा आपका महाद्वीपीय ढाल। अब कोई कहे कि महाद्वीपीय ढाल हम किसको कहेंगे, तो देखो यहाँ से ढाल स्टार्ट हुई है, तो मेनली तो ढाल यही है, यहाँ से ढाल स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद तो पूरा का पूरा जो है आपका भाग नीचे चला जाएगा। कुछ भी यदि महाद्वीपीय ढाल पर पहुँच जाता है तो उसके बाद फिर वह खिसक के सीधा नीचे पहुँचता है, लेकिन कुछ अवसाद जो है महाद्वीपीय ढाल पर भी क्या रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। अब इस महाद्वीपीय ढाल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जहाँ पर महाद्वीपीय निमग्न तट की अंतिम सीमा होती है, जहाँ पर महाद्वीपीय निगम तट की अंतिम सीमा होती है, वहीं पर महाद्वीपीय ढाल पाए जाते हैं। ध्यान रखना, यानी कि जहाँ पर निमग्न तट खत्म होते हैं, वहाँ के बाद महासागरीय ढाल क्या होता है आपका प्रारंभ होने लगता है। ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब जरा यदि कोई कहे कि इसकी ढाल कितनी रहती है, तो हमने ये बता दिया है क्या, वास्तविक रूप से महाद्वीपीय ढाल क्या हैं, जहाँ पर महाद्वीपों के निगम्न तट के अंतिम बिंदु होते हैं, वहीं अंतिम बिंदुओं पर महाद्वीपीय ढाल पाए जाते हैं। अब बात आती है इसकी ढाल। ढाल मतलब इसकी प्रवणता, प्रवणता मतलब स्लोप। इसकी स्लोप कितनी होगी, उसकी 1 से 3 डिग्री थी, इसकी जो स्लोप होती है वो 2 से लेके 5 डिग्री, यानी कि 2 अंश से लेके 5 अंश, मतलब जो स्लोप होगा वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। वहाँ 1 से 3, यहाँ पर ढाल और बढ़ जाएगा। अब बात आती है कि इसकी, कोई कहे इसकी गहराई कितनी होती है, तो इसकी गहराई जो होती है वो 200 मीटर से लेके 2000 मीटर, 200 मीटर से लेके इसकी जो गहराई होती
होती है वो कितनी होती है 2000 मीटर। यदि कोई कहे कुल क्षेत्र कितना है तो ये क्षेत्र भी लिख लेते हैं, ये भी 8.5% लगभग पाया जाता है। अब यदि कोई कहे थोड़ा सा और, क्या यहाँ पर महाद्वीपीय ढाल में जिस प्रकार से निम्न तट में अवसाद उत्पन्न होते हैं, अवसाद पाए जाते हैं, क्या यहाँ पर महाद्वीपीय ढाल में निक्षेप बनते हैं? निक्षेप का मतलब है क्या अवसाद बनते हैं, अवसाद इकट्ठा होते हैं? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ढाल है, ढाल पर जो आया वो समुद्र में कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ढाल का मतलब ही है, ढाल पर गाड़ी खड़ी नहीं रह सकती, ढाल पे आप पहुँच गए ढड़क के नीचे ही जाओगे। तो नितल भाग जो है वहाँ पर अवसाद मिलेगा, या निमग्न तट पर अवसाद मिलेगा, पेट्रोलियम के भंडार या तो यहाँ मिलेंगे या सीधा समुद्र की तल में मिलेंगे, जिसको हम नितल तल बोलते हैं, नितल मैदान बोलते हैं। तो याद रखना यहाँ पर निक्षेप का मतलब है अवसाद नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? अवसाद को ही कहा जाता है निक्षेप, यानी निक्षेप नहीं पाए जाते, यहाँ पर निक्षेप नहीं पाए जाते। तो याद रखना निक्षेप यहाँ पर नहीं पाए जाते। ये बात समझ में आई है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको एक प्रकार से क्या है, ये आपका ढाल है, इसको ही हम क्या कहेंगे? ढाल कहेंगे। ये हमने यहाँ से जरूर टिक लगाया है, लेकिन अंतिम ये यहाँ तक आपका यू रहा, फिर इसके बाद जो ये भाग रहा ये केवल ढाल है। यहाँ पर जैसे भी कोई आपका अवसाद पहुँचता है वो नहीं रुकता, वो सीधा खिसकता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? महासागर के तल में, और उसको कहा जाता है नितल मैदान। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जरा देखते हैं, वो देखना महासागरीय। अब नितल मैदान की थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, सुनिए। महासागरीय नितल मैदान, ठीक है ना? तो महासागरीय नितल मैदान को और समझ लेते हैं। चलिए, महासागरीय नितल मैदान। ये महासागरीय नितल मैदान क्या है जरा समझना। महासागरीय नितल मैदान का मतलब है जो आपके महासागर के सबसे अंतिम बिंदु का मतलब जैसे कि ये ढाल है, जो भी अवसाद रहा वो खिसकता हुआ कहाँ पहुँचा? यहाँ। और ये आपका क्या है? समुद्र का तल। तो यहाँ यह अवसाद क्या होने लगेगा? इकट्ठा होने लगेगा। यही भाग आपका क्या कहलाता है? नितल मैदान कहलाता है। इसको ही क्या कहा जाता है? नितल क्षेत्र कहा जाता है। कोई अवसाद ढाल पर पहुँचा, खिसकता हुआ कहाँ गया? तली में गया, समुद्र की जो तली होती है उसको ही क्या कहते हैं हम सरल भाषा में? नितल मैदान कहते हैं। अब बात आती है नितल मैदान की, कि नितल मैदान की गहराई कितनी है और पूरे महासागर के उसमें सबसे जो आपका कितना भाग विस्तृत होता है? तो लगभग महासागर का, ध्यान रखना, पूरे महासागर का 40%, सबसे बड़ा भाग यही होता है। महासागर का 40% क्या पाया जाता है? 40% नितल मैदान पाया जाता है। ये पूरा का पूरा महासागर है, उसका 40% लगभग क्या पाया जाता है? नितल मैदान। अब बात आती है कि इसकी यदि कोई कहे कि गहराई कितनी है, तो गहराई लगभग 3000 से लेके 6000 मीटर तक होती है। कितनी? 3000 से लेके कितनी होती है इसकी? 6000 मीटर तक इसकी गहराई होती है। फिर इसके बाद यदि कोई कहे तो इसकी ढाल प्रवणता पूछी नहीं जाती, क्योंकि ढाल प्रवणता होती ही नहीं है, ना कि बराबर 1 डिग्री होती है। ढाल प्रवणता काहे को? नितल मैदान है तो नितल मैदान में काहे की ढाल प्रवणता? एक समतल मैदान में काहे की ढाल प्रवणता 1 डिग्री के बराबर होगी, थोड़ी बहुत कहीं ऊंची होगी कहीं नीचे होगी, तो इसकी ढाल प्रवणता पूछी नहीं जाती। लेकिन फिर भी जबरदस्ती कोई कहे कि नहीं तुम बताओ ही, तो तुम कह देना लो ढाल प्रवणता 1 डिग्री होती है। कर लो कहना क्या, तो उस बात समझ गए कि नहीं? तो ढाल प्रवणता कितनी होती है? 1 डिग्री होती है। नेक्स्ट पॉइंट आओ। अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है, यहाँ पर आपको समझना है, सुनिए। कहाँ कहाँ पर नितल मैदानों का विस्तार पाया जाता है और कहाँ कहाँ पर नितल मैदानों का विस्तार नहीं पाया जाएगा, समझना। तो यहाँ पर याद रखना, जहाँ जहाँ पर नितल मैदानों का जो विस्तार पाया जाएगा, समझना, जैसे कि नितल मैदान जितने अधिक पाए जाएंगे, नितल मैदान जितने अधिक पाए जाएंगे तो निश्चित सी बात है स्थल खंड है, और स्थल खंड है तो विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी की क्रियाएं होंगी, परतों के आपसी
अभिसरण और अपसरण की घटना संपन्न होगी, और अभिसरण और अपसरण की घटना संपन्न होगी तो विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण होगा, विभिन्न प्रकार की घाटियों का निर्माण होगा। लेकिन समुद्र के अंदर उन पर्वतों को हम पर्वत नहीं कहते हैं, उन घाटियों को हम घाटी नहीं कहते हैं, उनको हम गर्त बोलते हैं। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो समझते चलना कि जो आपके महासागर हैं, जरूरी नहीं हर महासागर में नितल मैदान अधिक हो, तो आपको याद रखना है जो आपके नितल मैदान, इस महासागरीय नितल मैदान का विस्तार किस महासागर में सबसे अधिक होता है। तो दो ही महासागरों की यहाँ बात करनी है। हिंद महासागर हुआ, उसमें इतनी ज़्यादा नितल मैदान होती नहीं है। प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर, इनका ही क्रम देख लेते हैं। और प्रशांत महासागर की अपेक्षा ध्यान रखना, जो अटलांटिक महासागर होता है उसमें जो नितल मैदानों का जो विस्तार है वो कम पाया जाता। तो सबसे अधिक जो विस्तार पाया जाएगा वो कहाँ, प्रशांत महासागर में नितल मैदानों का विस्तार अधिक पाया जाता। जबकि आपका जो अटलांटिक महासागर है उस अटलांटिक महासागर में नितल मैदानों का विस्तार कम पाया जाएगा। रीजन भी ये भी हम बताते हैं। अटलांटिक महासागर में एक लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में बनती जा रही है, जो नीचे से ऊपर की ओर खड़ी होती जा रही है, जो आपके किसको, अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों द्वीपों के बीच से ना कहो अमेरिका में दोनों मान लो, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका और यूरोप वाले भाग के बीच में जो आपका अटलांटिक महासागर हमने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर एक लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में उभरती हुई आ रही है। तो इस कारण से अटलांटिक महासागर में जो है नितल मैदान कम पाए जाते, जबकि प्रशांत महासागर फैला हुआ क्षेत्र है, इसमें छोटे छोटे ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, जिस कारण से प्रशांत महासागर का नितल मैदान क्या है, अधिक पाया जाता है। तो प्रशांत महासागर का नितल मैदान अधिक है, जबकि अटलांटिक जो महासागर है, इस अटलांटिक महासागर का जो नितल मैदान है वो क्या है आपका कम। तो ये नितल मैदान है, नितल मैदान का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रशांत महासागर का नितल मैदान अधिक है, जबकि अटलांटिक महासागर का नितल मैदान कम है। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बताओ पहले। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले ये बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। नितल मैदान अभी हम और समझा दे रहे, आप बिल्कुल परेशान ना होना। यहाँ पर अभी एक नाम और आएगा और उस नाम को क्या कहते हैं वो नाम भी हम आपको समझा देंगे। ये तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले ये बताओ। थोड़ा सा और समझते हैं नितल मैदान। कितना टाइम हुआ भैया? 40, बस 2-4 मिनट और। सुनिए, यदि कोई कहे नितल मैदान, तो नितल मैदान में थोड़ा सा और समझते हैं कि किस किस प्रकार की विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ। तो नितल मैदान में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ आपको, नितल मैदान मतलब ये आपका ढाल था, ढाल आप पहुँच गए यहाँ, तो आपका ये ऊपर तो निगम तट हो गया, ये ढाल हो गया, और ये आप पहुँच गए किस में, नितल मैदान पर। नितल मैदान मतलब समुद्री तल पर पहुँच गए। तो समुद्री तल में तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या सबसे पहला जो बनता है यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के कटकों का निर्माण होता है। ये कटक क्या है अभी समझाते हैं। यहीं पर कटकों का निर्माण होता है, यहीं पर ज्वालामुखी, ध्यान रखना, ज्वालामुखी पर्वत की बात की जाए तो ज्वालामुखी पर्वत कहें या ज्वालामुखी हम पर्वत कहें या ज्वालामुखी द्वीप कहें, तो कहाँ पर, तो याद रखना ज्वालामुखी पर्वत। लेकिन ये नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है सी माउंट। पेपर में पूछा जाता है सी माउंट कहाँ बनता है। तो सी माउंट का मतलब क्या है, समुद्र में बनने वाले महाज्वालामुखी पर्वतों को सी माउंट कहा जाता है। अभी समझाते हैं कैसे, किसको सी माउंट कहेंगे और किसको हम द्वीप कहेंगे, किसको ज्वालामुखी द्वीप कहेंगे और किसको ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। तो सी माउंट किसका निर्माण होता है, अंदर कटक का निर्माण होगा, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। यहाँ तक कि कोई कहे तो एक और आता है गुआट। ये गुआट क्या है अभी बताते हैं, गुआट क्या है। इस गुआट को शॉर्ट में कहते हैं समुद्री चबूतरा। इसको क्या कहा जाता है, समुद्री चबूतरा। तो अभी इसको भी समझाते हैं कि ये समुद्री चबूतरा क्या है, ये किसके अंतर्गत बन रहा है, सब महासागरीय नितल मैदान। क्यों, नितल मैदान महासागर का तल, और तल में ही सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो आपकी संपन्न होंगी, चाहे कटक हो चाहे गुआट हो। गुआट का मतलब होता है समुद्री चबूतरा, ज्वालामुखी पर्वत का मतलब है सी माउंट। यदि कोई कहे एक इसी में भी बनता है, इसी में बनता है गर्त।
बात समझ गए। तो चारों चीजें इसी में पढ़नी है, कटक भी, ज्वालामुखी पर्वत या सी माउंट भी, ग्वाट भी, और आपका क्या बन गया है, गर्त, जिसको आप क्या कहते हो, आपके गर्त। अब इसको थोड़ा, इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेती है। विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां हैं जो आपकी दिखाई जाती हैं। यहाँ पर जरा समझना, एक पॉइंट और लिख लो इस नितल मैदान के लिए कि नितल मैदान में क्या अवसाद पाए जाएंगे, क्या अस्थि पंजर पाए जाएंगे? बिल्कुल। क्यों पाए जाएंगे? हमने क्या कहा, ऊपर से आपके महाद्वीपीय निमग्न तट पर अवसाद इकट्ठा हुए। अब जब जैसे ही ढाल पे पहुंचे, तो ढाल है, स्लोप है, वहां कुछ नहीं रुकेगा, खिसक के सीधा कहाँ जाएगा, नितल मैदान में जाएगा। तो नितल मैदान में वो इकट्ठा होता जाएगा, एक के ऊपर एक क्या है, मलबा रखता हुआ चला जाएगा। तो मलबे के कारण देखना यहाँ पर कैसी स्थिति बनेगी, इस प्रकार से ये मलबा यहाँ इकट्ठा होता जाएगा। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के अस्थि पंजर, विभिन्न प्रकार के आपके कोई जीव जंतु है, देखो कोई जीव है मृत हो गया, हम लोग भी क्या करते, नदियों में लोगों को बहा दिया, उनके अस्थि पंजर या तो जानवरों ने खा लिए, नहीं खा पाए तो वो आके पहुंचेगा कहाँ, यही नितल मैदान में पहुंच जाएगा, दब जाएगा। कोई विशालकाय जीव जंतु, उसको समुद्र में फेंक दिया, वो जाके कहाँ डूब जाएगा, एक समय आएगा और उसी में उसके अस्थि पंजर क्या हैं, पड़े रहेंगे। तो अस्थि पंजर हुए, अवसाद हुआ, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हुई, जो रॉ मटेरियल है, वो भी जाके कहाँ जमा होता है, इसी नितल मैदान पर जमा होता है। और ये आपका पूरा नितल मैदान भरता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है। बात समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ रही होगी। यहाँ तक कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य इतना अधिक नितल मैदान पर अवसाद इकट्ठा हो गया है कि उसके ऊपर से जो आपका अटलांटिक महासागर है, उस अटलांटिक महासागर के बीच में ये जो नितल मैदान वाला भाग है, ये इस नितल मैदान वाले भाग पर अवसाद इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगा है कि एक द्वीप टाइप का क्या है वहाँ पर निर्मित होने लगा है। तो याद रखना, अभी उस द्वीप को हम आपको बताएंगे कि वो द्वीप कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। अब एक एक करके इन सभी भागों को समझते हैं। तो समुद्री जीवों के अस्थि पंजर अवसाद कहाँ पाए जाएंगे, नितल मैदान में पाए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है सर। आगे पॉइंट आता है आपका, वो समझते हैं जरा, आगे जो पॉइंट है वो समझते हैं जरा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अभी समझाते हैं कटक क्या होता, ग्वाट क्या होता, ज्वालामुखी सी पर्वत क्या होता, ये सभी भी समझाते हैं। इनको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद महासागरीय गर्त पर आएंगे। ठीक है, तो महासागरीय गर्त को भी समझाना है, और महासागरीय गर्त को पढ़ने के बाद फिर आपको काफ़ी चीज़ें अभी इसमें रह गई हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले कटक को समझते हैं। कटक क्या है? कटक आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, कटक को थोड़ा बाद में समझाते हैं। ठीक है ना। चाहे कटक हुआ, चाहे गुवाट हुआ, चाहे समुद्री चबूतरा हुआ, अभी समझाते हैं। ठीक है ना। पहले हम आपको गर्त समझाते हैं, और गर्त आपको समझा देंगे, गर्त की व्याख्या दे देंगे। तो गर्त की व्याख्या को ही एक्सप्लेन कर लेंगे, किसमें, कटक में, गुवाट में, ज्वालामुखी पर्वत में और गर्त में, सभी जगह। तो गर्त से ही तीनों हम कनेक्ट कर देंगे। तो पहले गर्त पढ़ते हैं सर, और गर्त से ही ये सब हैं आपके क्या हैं, सारे भाग आपके एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो सबसे पहले गर्त पढ़ते हैं, देखना जरा सा। चलिए पहले गर्त पढ़ लेते हैं, और गर्त से ही सारे पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सुनिए, महासागरीय गर्त, या इसी को महासागरीय गर्त कहें, या महासागरीय खाइयाँ, भाई बंगाल की खाड़ी हो, कोई भी खाड़ी हो, किससे निर्मित हुई, इसी से तो निर्मित हुई। तो महासागरीय गर्त हो या खाइयाँ हो, ये सब क्या है, ये सब यही तो हैं, चाहे गर्त कहें चाहे खाइया कहें। अब चूंकि ये बंगाल हुआ या आपका अरब सागर की खाड़ी, ये कम गहरी हैं, लेकिन अन्य जो आपकी गर्त हैं, मारियाना गर्त हुआ या कोई अन्य गर्त हुआ, ये बहुत गहरे गर्त हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गर्त की बात, कितना हुआ टाइम, ज़्यादा हो गया, 45 मिनट है, बस 1 मिनट, बस केवल ये महासागरीय गर्त को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, फिर इसका डिटेल कल कर लेंगे। महासागरीय गर्त की बात जरा समझना। महासागरीय गर्त किसको कहते हैं? तो महासागरों के सबसे गहरे बिंदु, महासागरों के सबसे गहरे, क्यों?
ये हमने आपको कहा है ये महासागर है, इस प्रकार से ये नितल है। अब नितल के भी नीचे आप चले जाओ तो ये जो भाग रहेगा ये क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। तो हमने क्या कहा, महासागर का सबसे गहरा बिंदु, और महासागर का सबसे गहरा बिंदु क्या कहलाता है, गर्त। तो याद रखना गर्त क्या है, महासागर का, याद रखना महासागर का सबसे गहरा बिंदु, और महासागर का सबसे गहरा बिंदु क्या है, तो महासागर का आपका सबसे गहरा बिंदु क्या है, आपका गर्त होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं ये होता क्या है। तो देखो जरा यहाँ पर जरा समझना, ये है ठीक, हमने मान लिया, ये समझाने के लिए थोड़ा और अच्छा सा लिख लेते हैं। देखना जरा, देखना ये प्लेटें थी, ये क्या थी, प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर है, और आपका जो समुद्र है उसके अंदर भी तल है, और तल पर क्या है, प्लेटें हैं। अब प्लेटें क्या होंगी, चूंकि पृथ्वी है, आपने पृथ्वी पढ़ी है, ये पृथ्वी है, ये प्लेटें हैं, ये प्लेट, इन्हीं के ऊपर तो हम निवास कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के, और इन्हीं में कुछ जो निचले भाग हैं जहाँ पर स्थल है उसमें भी तो आपकी प्लेटें हैं। तो पृथ्वी के अंदर क्या है, आपका ज्वालामुखी, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है, गर्म मैग्मा। और जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा भरा हुआ है, जब होता क्या है, पृथ्वी के अंदर जो गर्म मैग्मा होता है, लेकिन दबाव जब वो पड़ता है, जब वह गर्म मैग्मा गर्म होता है तो उसका क्या होता है, विस्तार, और विस्तार होता है तो चट्टानें क्या होने लगती हैं, फैलना स्टार्ट होती हैं। तो जहाँ दबाव पड़ेगा मैग्मा का, टेम्परेचर के कारण गर्म हुई, मैग्मा गर्म हुआ तो उसका प्रसार हुआ। तो जब अंदर, जैसे कि देखना ये अर्थ है, इस अर्थ में भरा हुआ है आपका मैग्मा, और अर्थ में जो मैग्मा भरा हुआ है तो यहाँ पर पूरा लिक्विड है, ये गर्म हुआ, इसके ऊपर ये क्या है, थोड़ा सा स्थल है पृथ्वी का स्थलीय भाग है। तो कोई भी स्थल के नीचे यदि गर्म मैग्मा भरा है, और यदि गर्म मैग्मा में प्रसार होगा तो स्थल में क्रैक आएंगे कि नहीं आएंगे, निश्चित सी बात है आएंगे। और यही क्रैक क्या होते हैं, भूस्खलन का कारण बनते हैं। इन्हीं क्रैकों से निकल के मैग्मा क्या आएगा, बाहर आएगा, और यही मैग्मा क्या कर जाता है, इस प्रकार से जम जाता है, जो क्या बन जाता है, पर्वत श्रृंखला के रूप में बन जाता है। यही होता है ना, ज्वालामुखी हमने आपको बेहतर तरीके से वैसे भी समझाए हैं। तो अब यहाँ पर क्या होना है वो समझना, यहाँ पर जो आपका प्रक्रिया घटित होगी, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है, मैग्मा बाहर निकलेगा तो ये प्लेटें क्या होंगी, हो सकता है ये प्लेट यहाँ की ओर जाने लगे, हो सकता है ये प्लेट यहाँ की ओर जाने लगे, तो ये प्लेट बाहर की ओर गई। यदि ये प्लेट बाहर की ओर गई तो निश्चित सी बात है कि यहाँ पर कोई ना कोई और प्लेट तो होगी, ऐसा तो है नहीं खाली स्थान होगा, कोई और प्लेट होगी। ये इससे तो दूर जा रही है, लेकिन इस प्लेट के क्या आ रही है, ये पास आ रही है। देखो ये प्लेट पास आ रही है, जबकि ये प्लेट क्या हो रही है, फैल रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर अधिक हो गया, मैग्मा के कारण मैग्मा गर्म हो गया, तो यहाँ पर फैलाव हुआ, ये आपका क्या हुआ, विसरण हुआ। जबकि यहाँ पर क्या हुई, ये आपकी क्या हो गई, पास आई। तो यहाँ पर दो प्रकार की क्रियाएं चलती हैं, ध्यान रखना। यदि कोई कहे ये जो आपकी चट्टानें हैं, जो आपकी प्लेटें हैं, ये पास आने लगी, पास आने की वजह से इनमें क्या होगी, टक्कर होगी। जो भारी चट्टान होगी, जो भारी चट्टान या भारी प्लेट होगी, वो प्लेट कहाँ की ओर जाएगी, इस प्रकार से आपकी नीचे की ओर झुक जाएगी। और जो हल्की प्लेट होगी वो कहाँ की ओर उठ जाएगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी। तो इस प्लेट को यदि हम कहें कि ये प्लेट आपकी किस प्रकार से, इस प्रकार से ऊपर की ओर, ये आपकी ये प्लेट जो है वह इस प्रकार से ऊपर की ओर उठ जाती है। और ये जो प्लेट आपकी ऊपर की ओर उठी है, देखना जरा,